एडजी में आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम क्लास 11 अकाउंटेंसी के सीबीएसई क्लास 11 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को आराम से समझेंगे। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन चाहो तो बस सुनते हुए भी रिवाइज कर सकते हो। जयपुर की अनन्या को अकाउंटिंग पहले सिर्फ हिसाब लिखना लगता था, फिर उसने समझा कि यही इंफॉर्मेशन डिसीजंस में मदद करती है। आज हम मीनिंग, प्रोसेस, यूजर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ब्रांचेस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक टर्म्स, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। बिल्कुल। और इस एपिसोड में हम केवल डेफिनेशंस याद नहीं करेंगे। हम बार बार पूछेंगे कि कौन सा इवेंट रिकॉर्ड होगा, किस यूजर को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और कोई इंफॉर्मेशन यूजफुल कब बनती है। अगर किसी पॉइंट पर डाउट आए, उसे मन में रोकना मत, उसे क्वेश्चन की तरह पकड़ो। यही एक्टिव लर्निंग अकाउंटिंग को ज्यादा क्लियर बनाती है। सबसे पहले एक सिंपल पिक्चर बनाते हैं। कोई बिजनेस रोज परचेसेस, सेल्स, सैलरीज, रेंट और पेमेंट्स करता है। अगर इन सबका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ना हो तो ओनर को प्रॉफिट, लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन का सही आइडिया कैसे मिलेगा? अकाउंटिंग इन इकोनॉमिक इवेंट्स को इंफॉर्मेशन में बदलती है ताकि अलग अलग लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। तो अकाउंटिंग का मतलब केवल बुक्स पढ़ना नहीं है। एग्जैक्टली। पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तक सीमित मानी जाती थी। बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट में अकाउंटेंट की भूमिका डिसीजन मेकिंग टीम को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देने तक बढ़ गई। चैप्टर अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन सिस्टम कहता है, जो डेटा कलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस से जुड़े यूजर्स तक इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है। इस बदलाव की वजह भी इम्पोर्टेंट है। मैनेजर्स को प्लानिंग और कंट्रोल के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। इन्वेस्टर्स को रिटर्न और रिस्क समझना है और लेंडर्स को रीपेमेंट की एबिलिटी देखनी है। इसलिए अकाउंटिंग एक मींस है, एंड नहीं। एंड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से लिया गया डिसीजन। लर्निंग मैप याद रखो। पहले मीनिंग और हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक इवेंट्स और 4 स्टेप्स, उसके बाद यूजर्स और इन्फॉर्मेशन नीड्स, फिर ब्रांचेस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, रोल और बेसिक टर्म्स। हर बड़े हिस्से के बाद छोटा रिकॉल होगा ताकि सुनना पैसिव न रह जाए। अब डेफिनेशन पर आते हैं। एआईसीपीए की अर्लियर डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स पर फोकस था। ईए की डेफिनेशन ने स्कोप को एक्सपैंड किया और आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग तथा कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्म जजमेंट्स और डिसीजंस से जोड़ा। दोनों डेफिनेशंस को साथ पढ़ने से अकाउंटिंग का डेवलपमेंट दिखता है। एग्जाम में सबसे यूजफुल कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और इंटरेस्टेड यूजर्स तक कम्युनिकेट करने की प्रोसेस है। इस आंसर में 4 प्रोसेस वर्ड्स, इकोनॉमिक इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्टेड यूजर्स जरूर आने चाहिए। यही डेफिनेशन का स्ट्रक्चर है। एक सेकंड रुककर सोचो। अगर आंसर में सिर्फ रिकॉर्डिंग लिख दिया और कम्युनिकेशन छोड़ दिया, तो क्या डेफिनेशन कंप्लीट होगी? नहीं, रिकॉर्डिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, पूरा अकाउंटिंग नहीं। अकाउंटिंग डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलती है और फिर मैनेजमेंट तथा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स तक कम्युनिकेट करती है। इसलिए आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और कम्युनिकेट की सीक्वेंस को कभी अलग अलग डिस्कनेक्टेड एक्टिविटीज की तरह मत लिखना। डेफिनेशन के चार आसपास के आइडियाज भी हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या है, कौन से इवेंट्स आइडेंटिफाई होंगे, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं और इंटरेस्टेड यूजर्स कौन हैं। अगर लॉन्ग आंसर हो तो डेफिनेशन के बाद इन्हीं चार हेडिंग्स से एक्सप्लेनेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन और परफॉर्मेंस को समझाने के लिए एक कॉमन इंफॉर्मेशन लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज तभी यूजफुल होगी जब इंफॉर्मेशन सही हो, समझ में आए और डिसीजन में मदद करे। ये फ्रेज शॉर्ट आंसर में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग बन सकता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। चैप्टर बताता है कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री सिविलाइजेशन जितनी पुरानी है। बेबीलोनिया और इजिप्ट में लगभग 4000 बीसी के आसपास वेजेस और टैक्सेस के ट्रांजैक्शंस क्ले टैबलेट्स पर रिकॉर्ड किए जाते थे। इजिप्ट में ट्रेजरीज के गोल्ड और वैल्यूएबल्स के रिपोर्ट्स भी बनाए जाते थे। बेबीलोनिया को सिटी ऑफ कॉमर्स कहा गया
और वह अकाउंटिंग फ्रॉड तथा इनएफिशिएंसी से हुए लॉसेस को अनकवर करने में उपयोगी थी। ग्रीस में रेवेन्यूज, रिसीट्स, पेमेंट्स और गवर्नमेंट फाइनेंशियल बैलेंसेस का हिसाब रखा जाता था। रोमन्स मेमोरेंडम या डे बुक्स में रिसीट्स और पेमेंट्स लिखकर मंथली लेजर्स में पोस्ट करते थे। चीना में लगभग 2000 बीसी तक सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट अकाउंटिंग के एविडेंस मिलते हैं। इंडिया में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात मिलती है। एग्जाम में पूरी हिस्ट्री शायद न पूछी जाए, लेकिन एवोल्यूशन एक्सप्लेन करते समय ये एग्जाम्पल्स अकाउंटिंग की लॉन्ग हेरिटेज दिखाते हैं। लुका पैसियोली का कंट्रीब्यूशन भी याद रखो। वेनिस में 1494 की उनकी बुक को डबल एंट्री बुक कीपिंग पर पहली बुक माना जाता है। उन्होंने डेबिट और क्रेडिट जैसे पॉपुलर टर्म्स इस्तेमाल किए और डबल एंट्री का नॉलेज स्प्रेड किया। सोर्स यह भी स्पष्ट करता है कि पैसियोली ने इन्वेंशन का क्लेम नहीं किया था। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स लिख देते हैं पैसियोली ने डबल एंट्री बुककीपिंग इन्वेंट की। सेफ आंसर होगा कि उन्होंने डबल एंट्री बुककीपिंग का नॉलेज स्प्रेड किया और उस पर महत्वपूर्ण बुक लिखी। डिटेल्स में डेबिट और क्रेडिट के इटालियन और लैटिन ओरिजिन्स भी दिए गए हैं, लेकिन उन्हें कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखना। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग एंशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग से मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम बनी। ये सिर्फ डेट्स की कहानी नहीं है। जिससे बिजनेस कॉम्प्लेक्स हुआ, वैसे अकाउंटिंग का पर्पस भी रिकॉर्ड से आगे बढ़कर एनालिसिस और डिसीजन सपोर्ट बन गया। अब इकोनॉमिक इवेंट को केयरफुली डिफाइन करते हैं। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्सिक्वेंस वाला हैपनिंग है, जिसमें ट्रांजैक्शंस शामिल होते हैं और जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। यानी हर हैपनिंग अकाउंटिंग इवेंट नहीं बनेगी, उसका बिजनेस से रिलेशन और मॉनेटरी मेजरेबिलिटी दोनों देखेंगे। मशीनरी परचेज इसका अच्छा एग्जाम्पल है। केवल मशीन खरीदना ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन के लिए साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर और ट्रायल रन्स भी मिलकर एक इकोनॉमिक इवेंट से जुड़े ट्रांजैक्शंस बन सकते हैं। अकाउंटिंग ऐसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करती है। एक्सटर्नल इवेंट और इंटरनल इवेंट में फर्क बताओ। एक्सटर्नल इवेंट में ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइडर के बीच ट्रांजैक्शन होता है। एग्जाम्पल्स हैं कस्टमर को मर्चेंडाइज सेल, सप्लायर से मटेरियल परचेज, कस्टमर को सर्विस देना और लैंडलॉर्ड को मंथली रेंट देना। इंटरनल इवेंट पूरी तरह एंटरप्राइज के इंटरनल विंग्स के बीच होता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल या कंपोनेंट सप्लाई करना इसका एग्जाम्पल है। एम्प्लॉयज को वेजेस का पेमेंट भी सोर्स में इंटरनल इवेंट के एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइडर इन्वॉल्व, इंटरनल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कस्टमर को गुड्स बेचते हैं तो एक्सटर्नल इवेंट। अगर स्टोर से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को मटेरियल जाता है तो इंटरनल इवेंट। और अगर कोई एक्टिविटी इंपॉर्टेंट तो है पर मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं हो सकती, तो उसे फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यही बाउंड्री स्टूडेंट्स अक्सर मिस करते हैं। अब अकाउंटिंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स को एक चेन की तरह समझते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा रिकॉर्डिंग और चौथा कम्युनिकेशन। सीक्वेंस याद रखने के लिए सोचो। पहले क्या हुआ चुनो, फिर उसका रुपी वैल्यू तय करो, फिर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड बनाओ और अंत में रिपोर्ट के रूप में शेयर करो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है डिसाइड करना कि कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। इवेंट फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू, मैनेजरियल पॉलिसी में चेंज या किसी पर्सनल की अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है, फिर भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। इसके विपरीत सेल, परचेज और सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे ट्रांजैक्शन कैश हो या क्रेडिट। एग्जाम आंसर में कॉन्ट्रास्ट जरूर दो। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं। सेल या सैलरी पेमेंट फाइनेंशियल कैरेक्टर रखता है और रिकॉर्ड होता है। मेजरमेंट में ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी यूनिट में क्वांटिफाई किया जाता है। सोर्स रुपीस और पैसे को मेजरिंग यूनिट्स बताता है। अगर किसी इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यही वजह है कि साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप में बुक्स में नहीं आता।
रिकॉर्डिंग स्टेप में आइडेंटिफाइड और मेजर्ड इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में मॉनेटरी टर्म्स और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल का अर्थ टाइम सीक्वेंस के अनुसार। रिकॉर्डिंग का उद्देश्य सिर्फ लिख देना नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन को एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस के अनुसार समराइज करके जरूरत पर अवेलेबल रखना है। कम्युनिकेशन में रिकॉर्डेड डेटा से अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनती हैं। ये रिपोर्ट्स मैनेजमेंट और दूसरे यूजर्स को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजंस समझने में मदद करती हैं। राइट इंफॉर्मेशन, राइट पर्सन और राइट टाइम एक बहुत यूजफुल एग्जाम फ्रेज है। रिपोर्ट्स डेली, वीकली, मंथली या क्वार्टरली हो सकती हैं। एक क्विक रिकॉल, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद क्या और एंड्स विद क्या? तुम्हारा आंसर होना चाहिए आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन से स्टार्ट और कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन से एंड। कुछ क्वेश्चंस में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लास्ट स्टेप समझने का ट्रैप आता है, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में फाइनल स्टेप कम्युनिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। बिजनेस एंटरप्राइज, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो सकती है। प्रॉफिट मोटिव हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। अब यूजर्स की तरफ आते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स दो ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। ये क्लासिफिकेशन याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि दोनों ग्रुप्स की अथॉरिटी, एक्सेस और इंफॉर्मेशन नीड्स अलग होती हैं। इंटरनल यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स और लाइन सुपरवाइजर्स। इन्हें प्लानिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन और डे टू डे डिसीजंस के लिए टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्सटर्नल यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। इनमें प्रेजेंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स, अदर लेंडर्स, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी एजेंसीज, लेबर यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशंस, स्टॉक एक्सचेंजेस और कस्टमर्स शामिल हैं। एक्सटर्नल यूजर्स की लिस्ट को आंसर में ग्रुप्स बनाकर लिखना ज्यादा क्लियर रहेगा। ओनर्स और शेयर होल्डर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल हेल्थ देखना चाहते हैं। डायरेक्टर्स और मैनेजर्स परफॉर्मेंस की इंटरनल तथा एक्सटर्नल कंपैरिजंस करते हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानते हैं और ये देखते हैं कि इन्वेस्टेड मनी एडिक्वेट रिटर्न दे रहा है या नहीं। सॉल्वेंसी यानी डेट्स पे करने की एबिलिटी भी मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स और लेंडर्स का फोकस अलग है। वे जानना चाहते हैं कि उन्हें पेमेंट मिलेगा या नहीं। वे लिक्विडिटी पर विशेष ध्यान देते हैं, यानी कंपनी अपने डेट्स ड्यू होने पर पे कर सकती है या नहीं। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन देखकर डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज टैक्स पेमेंट्स, लीगल ऑब्लिगेशंस और इन्वेस्टर्स तथा क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन मांगती हैं। यहाँ आंसर में टैक्स अथॉरिटीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे कीवर्ड्स यूजफुल रहेंगे। एक मैचिंग चेक करते हैं। वैट और अदर टैक्स लाइबिलिटीज में कौन इंटरेस्टेड होगा। पोटेंशियल पे अवार्ड्स और बोनस डील्स में कौन। एथिकल या एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में कौन। लॉन्ग टर्म फ्यूचर और प्रॉफिटेबिलिटी में कौन। पहले खुद ग्रुप सोचो, फिर एक्सप्लेनेशन सुनो। टैक्स लाइबिलिटीज में गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स इंटरेस्टेड होंगे। पे अवार्ड्स और बोनस डील्स में मैनेजमेंट। एथिकल या एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। लॉन्ग टर्म फ्यूचर में लेंडर्स और प्रॉफिटेबिलिटी तथा शेयर परफॉर्मेंस में सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स के साथ इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट रख सकते हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग ध्यान से पढ़ना। कस्टमर्स भी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल यूजर्स हैं। वे बिजनेस की कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस और प्रोडक्ट्स, पार्ट्स या आफ्टर सेल सर्विस की कंटिन्यूड सप्लाई को लेकर इंफॉर्मेशन चाहते हैं। कंपीटिटर्स इंफॉर्मेशन का उपयोग स्ट्रैटेजिक पर्पसेस, कंपैरेटिव एनालिसिस और बेंचमार्किंग के लिए कर सकते हैं। हर यूजर को सेम इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अब तक हम मीनिंग, प्रोसेस और यूजर्स कवर कर चुके हैं। अब अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं।
अकाउंटिंग आइडेंटिफिकेशन से शुरू होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन तक इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज की प्रोसेस है। प्रोसेस का हर स्टेप इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, लेकिन इंफॉर्मेशन बनाना फाइनल पर्पस नहीं है। फाइनल पर्पस है इंफॉर्मेशन को डिफरेंट यूजर ग्रुप्स तक डिसेमिनेट करना ताकि वे अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकें। यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक डिसीजंस में हेल्प करती है और उन यूजर्स को सर्व करती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिंसिपल सोर्स मानते हैं। एडजी में इस सेक्शन का डाउट आए तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछकर क्रमवार रीजनिंग कर सकते हो। इंफॉर्मेशन पोटेंशियल कैश फ्लोज की अमाउंट, टाइमिंग और अनसर्टेनिटी प्रिडिक्ट तथा इवैल्यूएट करने में यूजफुल होनी चाहिए। यह मैनेजमेंट की रिसोर्सेस इफेक्टिवली यूज करने की एबिलिटी जज करने में भी मदद करती है। साथ ही फैक्चुअल और इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन देते समय अंडरलाइंग अजम्पशंस डिस्क्लोज करना जरूरी है। चैप्टर सोसाइटी को अफेक्ट करने वाली एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन का भी मेंशन करता है। इसलिए अकाउंटिंग केवल ओनर और मैनेजर की प्राइवेट कैलकुलेशन नहीं है, इसका वाइडर सोशल रेलेवेंस भी है क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज, लेबर ग्रुप्स, कस्टमर्स और एनवायरमेंटल ग्रुप्स बिजनेस के इम्पैक्ट को समझना चाहते हैं। डाइवर्जेंट नीड्स के कारण अकाउंटिंग में सब डिसिप्लिन्स विकसित हुई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टमैटिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की कॉस्ट एनालाइज करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोल के लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट पीरियड और मॉनेटरी इंफॉर्मेशन पर फोकस्ड होती है। इसका उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और फाइनेंशियल साउंडनेस का मेजर निकालना तथा सभी स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना है। एग्जाम में इसे कॉस्ट अकाउंटिंग से कंफ्यूज मत करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का सेंट्रल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर एनालाइज करके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड या सर्विसेज रेंडर्ड की कॉस्ट असरटेन करती है, प्राइसेस फिक्स करने में मदद करती है और कॉस्ट्स कंट्रोल करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लेकर बजटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइसिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस में मैनेजमेंट की सहायता करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकती है, जैसे सेल्स फोरकास्ट, कैश फ्लोज, परचेज रिक्वायरमेंट, मैनपावर नीड्स और एनवायरमेंटल डेटा। स्कोप बढ़ने से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जैसे एरियाज भी प्रोमिनेंट हुए। यह बताता है कि अकाउंटेंट अब केवल रिकॉर्डर ही रहा। अब हम डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन की क्वालिटी पर आए हैं। 4 कोर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। इन्हें सिर्फ लिस्ट मत समझो। हर कैरेक्टरिस्टिक आंसर में एक अलग टेस्ट पूछती है। क्या भरोसा किया जा सकता है, क्या डिसीजन में काम आएगी, क्या समझ आएगी और क्या कंपेयर कर पाएंगे। रिलायबिलिटी का मतलब है यूजर्स इंफॉर्मेशन पर डिपेंड कर सके। रिलायबल इंफॉर्मेशन एरर और बायस से फ्री होनी चाहिए और जो रिप्रेजेंट करना है उसे फेथफुली रिप्रेजेंट करे। क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, सेम मेजरमेंट मेथड, न्यूट्रलिटी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन रिलायबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। रिलेवेंस का अर्थ है इंफॉर्मेशन टाइमली हो, प्रिडिक्शन और फीडबैक में मदद करे और यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर इवेंट्स के आउटकम्स के बारे में प्रिडिक्शन बनाने या पास्ट इवैल्यूएशंस को कंफर्म अथवा करेक्ट करने में सहायता कर सकती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी में रिसीवर इंफॉर्मेशन को उसी सेंस में इंटरप्रेट करे जिस सेंस में अकाउंटेंट ने कम्युनिकेट की है। प्रेजेंटेशन क्लियर और इंटेलिजिबल होनी चाहिए, लेकिन क्लैरिटी के लिए रेलेवेंस और रिलायबिलिटी सैक्रिफाइस नहीं करनी। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड नहीं है तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वायलेट होगी? आंसर है अंडरस्टैंडेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी अलग बात है। कंपैरेबिलिटी के लिए रिपोर्ट्स कॉमन पीरियड, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग से बिलोंग करनी चाहिए। तब यूजर्स एक एंटिटी को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में और दूसरी एंटिटीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक छोटा डिस्टिंक्शन, रिलायबल इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी होती है,
रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। कंपेरेबल इंफॉर्मेशन टाइम और एंटिटीज के अक्रॉस कंपैरिजन अलाउ करती है। चारों में से कोई एक मिसिंग हो तो डिसीजन यूजफुलनेस कम हो सकती है। अब अकाउंटिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। पहला, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। दूसरा, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। तीसरा, एसेट्स और लायबिलिटीज के रूप में फाइनेंशियल पोजीशन डिपेक्ट करना। चौथा, डिफरेंट यूजर्स को रिक्वायर्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये 4 पॉइंट फ्रेमवर्क लॉन्ग आंसर में सीधे यूज किया जा सकता है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि मैनेजर रोज की न्यूमरस परचेसेस, सेल्स रिसीट्स और पेमेंट्स एक्यूरेटली रिमेंबर नहीं कर सकता। रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल होती है और एविडेंस की तरह काम करती है। इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग अकाउंटिंग का पुराना हिस्सा है, लेकिन अकाउंटिंग का पूरा रोल नहीं। प्रॉफिट और लॉस के लिए पीरियड की रेवेन्यूज और रिलेटेड एक्सपेंसेस कंपेयर किए जाते हैं। प्रॉफिट तब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से अधिक हो। सोर्स का न्यूमेरिकल एग्जांपल है, रेवेन्यू 6 लाख और एक्सपेंसेस 5,40,000 तो प्रॉफिट 60,000। एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो डिफरेंस लॉस है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब पीरियड के अंत में बिजनेस के रिसोर्सेज और क्लेम्स को देखना। एसेट्स बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, लाइबिलिटीज उन रिसोर्सेज पर क्रेडिटर्स के क्लेम्स। इनका प्रॉपर रिकॉर्ड बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट तैयार करने में मदद करता है। एक्सटर्नल यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन पाने की लिमिटेड अथॉरिटी, एबिलिटी और रिसोर्सेज हो सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलाई करते हैं। इंटरनल मैनेजमेंट को कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी जैसी टाइमली इंफॉर्मेशन प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। यही यूजर नीड्स का प्रैक्टिकल डिफरेंस है। अकाउंटिंग का रोल कई रूपों में समझाया गया है। यह लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, करंट इकोनॉमिक रियलिटी को समझने का मीन्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है और यूजर्स को सर्विस देने वाली एक्टिविटी है। लेकिन लिमिटेशन भी याद रखो, इंफॉर्मेशन मुख्यतः पास्ट, क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल नेचर की होती है। अब बेसिक टर्म्स को कनेक्टेड ग्रुप्स में रिवाइज करेंगे। एंटिटी स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज है। ट्रांजैक्शन दो या अधिक एंटिटीज के बीच वैल्यू वाला इवेंट है जो कैश या क्रेडिट हो सकता है। एसेट्स मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जबकि लाइबिलिटीज फ्यूचर में पे की जाने वाली ऑब्लिगेशंस या डेट्स हैं। कैपिटल ओनर द्वारा फर्म में इन्वेस्टेड अमाउंट है। ये कैश या एसेट्स के रूप में आ सकता है और बिजनेस की लायबिलिटी साइड पर ओनर्स क्लेम की तरह दिखता है। सेल्स कस्टमर्स को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने से मिलने वाली टोटल रेवेन्यू है। रेवेन्यू को इनकम भी कहा जाता है, जिसमें कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और रेंट रिसीव जैसे आइटम्स हो सकते हैं। एक्सपेंसेस रेवेन्यू अर्न करने की प्रोसेस में इनकर्ड कॉस्ट्स हैं, जैसे डिप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट और यूटिलिटीज। एक्सपेंडिचर मनी स्पेंड करना या बेनिफिट, सर्विस या प्रॉपर्टी के लिए लायबिलिटी इनकर करना है। अगर बेनिफिट एक ईयर में एग्जॉस्ट हो जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस माना जाता है। अधिक समय का बेनिफिट एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। प्रॉफिट रिलेटेड एक्सपेंसेस से अधिक रेवेन्यू है और ओनर्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। गेन इंसिडेंटल इवेंट या ट्रांजैक्शन से होने वाला प्रॉफिट है, जैसे फिक्स्ड एसेट की सेल या कोर्ट केस जीतना। लॉस एक्सपेंसेस के रेवेन्यू से अधिक होने पर होता है और थेफ्ट या फायर में बेनिफिट के बिना मनी या गुड्स खोना भी लॉस हो सकता है। डिस्काउंट प्राइस में डिडक्शन है। ट्रेड डिस्काउंट सेल के समय लिस्ट प्राइस से डिडक्शन है। कैश डिस्काउंट डेटर को स्टिपुलेट टाइम से पहले पेमेंट के लिए दिया जाता है और प्रॉम्प्ट पेमेंट एनकरेज करता है। वाउचर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस या रिसीट। गुड्स वे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बिजनेस डील करता है। फर्नीचर डीलर के लिए चेयर्स और टेबल्स गुड्स हैं, लेकिन दूसरे बिजनेस के लिए वही फर्नीचर एसेट हो सकता है। ड्राइंग्स ओनर द्वारा पर्सनल यूज के लिए मनी या गुड्स निकालना है और इससे ओनर्स इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होता है। परचेसेस रीसेल या प्रोसेसिंग के लिए प्रोक्योर्ड गुड्स का टोटल अमाउंट है। स्टॉक बिजनेस में ऑन हैंड गुड्स, स्पेयर्स या आइटम्स हैं
बिगिनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और पीरियड के एंड पर अनसोल्ड आइटम्स क्लोजिंग स्टॉक कहलाते हैं। डेटर्स हमें क्रेडिट सेल के कारण अमाउंट ओ करते हैं, जबकि क्रेडिटर्स को बिजनेस ने क्रेडिट परचेज के कारण अमाउंट पे करना है। अब फाइनल चैलेंज, बिना देखे 4 प्रोसेस वर्ड्स बोलो, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स का एक एक एग्जाम्पल दो, 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और प्रॉफिट तथा गेन का फर्क समझाओ। फिर कॉमन मिस्टेक याद रखो, हर इंपॉर्टेंट इवेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं बनता, मॉनेटरी मेजरमेंट जरूरी है। अगला स्टेप है अपने नोटबुक में 4 हेडिंग्स बनाकर चैप्टर का 1 पेज मैप लिखना। चाहो तो एडजी में इसी चैप्टर पर एक्टिव रिकॉल चैलेंज करके अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा रिवीजन किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो और अगली स्टडी सेशन में फिर मिलते हैं।